हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई के 5वें अध्याय पे है, जिसका नाम है अतीत के पत्र। अतीत के पत्र अर्थात पुराने पत्र। अतीत का अर्थ होता है पास्ट, बीता हुआ कल। ये पत्र दो लोगों के बीच में लिखा गया है, जिसमें पहले हैं विनोबा भावे और दूसरे हैं गांधी जी। विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। इनका जन्म 11 सितंबर को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुआ था। विनोबा भावे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। गांधी जी के प्रति इनका त्याग समर्पण बहुत ही अद्भुत था। और दूसरा पत्र जो है वो महात्मा गांधी जी का है। तो इनके बारे में हम सब जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। यहाँ पहला पत्र विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा झलकती है। और दूसरा पत्र जो है वो गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत अर्थात पिता समान आदर, प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों में विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त है। यानी कि इस पत्र को पढ़ के आप बहुत कुछ सीखोगे जो कि मानवीय मूल्य हैं, अर्थात मानव के प्रति मानव का प्रेम और हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कितना कुछ सीखना है ज़िंदगी से। ये सब बातें आपको इस पत्र के द्वारा मालूम पड़ेंगी। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह पहला पत्र विनोबा भावे जी ने गांधी जी को लिखा है। वे कहते हैं, परम पूज्य बाबूजी, यहाँ पर बाबूजी अर्थात गांधी जी, 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। यहाँ पर अहमदाबाद में स्थित कोचब आश्रम की बात की गई है। तो वे कहते हैं कि बीमार होने के कारण मैंने आश्रम छोड़ दिया था, वहाँ से बाहर आ गया था। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। वाई जो है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक गांव है। तो वे कहते हैं कि यह डिसाइड किया था मैंने कि मैं 2-3 महीने वहाँ रहकर फिर से आश्रम में आ जाऊंगा। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अब तो मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि 1 वर्ष बाहर क्यों रहा, अर्थात 1 साल तक वे आश्रम नहीं लौटे थे। तो वे कहाँ थे और क्या कर रहे थे? कौन? विनोबा भावे जी। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है शादी ना करने का व्रत। इसीलिए विनोबा भावे को आचार्य विनोबा भावे भी कहा जाता है। इसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का बहुत शौक था, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ, गीता अर्थात भागवत गीता। और तभी से मैंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। विनोबा भावे जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और वे एक महाराष्ट्रन थे, इसीलिए उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया ताकि वो भागवत गीता को और अच्छे से समझ सके। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका मिला। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। वेदांत एक शास्त्र का नाम है। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो एक ज्ञान है, जिससे कि भागवत गीता होता है उसी तरह से, लेकिन यह किसी गुरु के पास बैठकर ही लिया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं उपनिषद। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। यानी कि उस उपनिषद को पढ़ने का जो मेरे अंदर लोभ था, जो लालच था उपनिषद को पढ़ने का, उसी के कारण मैं वहाँ कुछ ज़्यादा समय तक रह गया। कहाँ? वाई में। इतने समय में मैंने क्या क्या किया वह लिखता हूँ।
जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। सबसे पहले वे अपने कार्य के बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त अर्थात के लिए, यानी कि स्वास्थ्य सुधार के लिए मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है अर्थात एक्सरसाइज है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। आहार के विषय में पहले 6 महीने तो नमक खाया। ये सब अपने जीवनचर्या बता रहे हैं विनोबा भावे जी गांधी जी को पत्र के माध्यम से। बाद में उसे छोड़ दिया, मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया अर्थात प्रण ले लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता है तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है, यानी कि नमक, मसाले और अब दूध को भी वो त्याग देंगे। 1 महीना केले, दूध और नींबू पर बिताया। इससे ताकत कम हो गई, यानी कि जब इंसान खाएगा कम तो उसकी ताकत भी कम लगेगी। इसलिए वे कह रहे हैं कि जब मैंने कम खाया तो मुझमें जो ताकत थी, जो ऊर्जा थी, वो कम हो गई। इसके बाद वे अपने कार्य के बारे में बताते हैं। पहला है गीता का वर्ग चलाया अर्थात भागवत गीता की कक्षाएं शुरू की। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के, यानी बिना पैसे लिए। मैंने उनको फ्री में 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित क्या सिखाया? गीता। दूसरा कहते हैं ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। ज्ञानेश्वरी भी एक पाठ है जो उन्होंने सिखाया 4 विद्यार्थियों को। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी रहे। हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ाने का क्रम रखा। क्योंकि वे एक महाराष्ट्रन थे तो उनकी मूल भाषा मराठी थी, इसीलिए उन्हें हिंदी अच्छे से नहीं आती थी, जिसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। उसके बाद वे कहते हैं अगला कार्य, यात्रा लगभग 400 मील पैदल, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन दिए हैं। प्रवचन अर्थात कहीं बैठकर लोगों को उपदेश देना, ज्ञान देना। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पैदल मुंबई जाऊंगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है अर्थात यात्रा कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुँचूंगा। इसके बाद वे कहते हैं वाई कहाँ पर है? सतारा में। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला अर्थात लाइब्रेरी खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। चक्की पीसने वाले अर्थात कि जो गेहूँ पीसते हैं, तो जब गेहूँ पीसेंगे तो बदले में पैसे मिलेंगे और उसी पैसों से वो वाचनालय चलेगा। कितना दृढ़ विश्वास है उनका यहाँ पर। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते। 1 पैसा में 2 सेर, बहुत पहले की बात है, इसलिए सस्ते का ज़माना है ये। और ये पैसे वाचनालय को देते। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए। यह वर्ग कोई 2 मास चला अर्थात 2 महीने चले और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। उसके बाद अगला कार्य है सत्याग्रह आश्रम, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह निवेदन अर्थात तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। उसके बाद अगला कार्य है बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है अर्थात लोगों की सेवा करने का इच्छा है। इस कारण 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करेंगे, इसकी चर्चा हुई थी। इसमें विनोबा भावे जी गए थे। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी।
आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने के लिए तैयार रहेगी। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। आचरण का अर्थ होता है मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर। अस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। अस्वाद व्रत अर्थात फीका भोजन करने का व्रत, जैसे कि उन्होंने बताया है कि मैंने नमक नहीं खाया, मसाले नहीं खाए, दूध भी नहीं खाया, इसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, ऊपर लिखा है। अपरिग्रह लकड़ी की थाली। अपरिग्रह का अर्थ होता है संग्रह ना करना, यानी खुद का नहीं है बल्कि मांग कर। कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। बंडी, कोट, टोपी वगैरह ना पहनने का व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विनोबा भावे जी गांधी जी के सबसे बड़े अनुयायी थे, इसीलिए गांधी जी द्वारा चलाए गए हर आंदोलन, हर कार्य को उन्होंने अपने जरिए प्रेरित किया, प्रेरणा ली उससे। तो इसीलिए जिस तरह गांधी जी चरखे द्वारा बनाए गए खादी कपड़े पहनते थे, उसी तरह ये भी करघे पर बने कपड़े ही इस्तेमाल करते थे। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। स्वदेशी अर्थात अपना देश और परदेश यानी कि दूसरा देश। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ ना किया हो तो ही। व्यापक का मतलब है प्रचलित, चारों ओर फैला हुआ। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। अहिंसा अर्थात लड़ाई ना करना, हिंसा किए बगैर, नॉन वायलेंस। ब्रह्मचर्य यानी कि विवाह ना करना। इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। विनोबा भावे जी आगे लिखते हैं, अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, व्यवहार रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है, उल्लेख अर्थात बताया है, वह है अपना भोजन यानी भाकरी, स्वयं बनाना। भाकरी क्या होता है, महाराष्ट्र में ये बहुत खाया जाता है, मोटी रोटी बोल सकते हैं इसे आप। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव ना हो सका, यानी यात्रा के समय मैं यह नहीं कर पाया। सत्याग्रह का या दूसरा कोई सवाल पैदा होता तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं, अर्थात क्या चेंजेस हुए हैं, तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है, अर्थात मेरी बहुत जिज्ञासा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। पितृ अर्थात पिता समान, आग्रह यानी कि रिक्वेस्ट, निवेदन। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। इस तरह से पहला पत्र समाप्त हुआ जो कि विनोबा जी ने गांधी जी को लिखा था। अब अगला पत्र जो है वो गांधी जी इसका रिप्लाई करते हैं पत्र के माध्यम से। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम। यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। यह जो लाइन है ये गांधी जी के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस पत्र का उत्तर दिया, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ, अर्थात इनकैपेबल हूँ मैं, कि तुम पहले से ही इतने सही हो, हर चीज़ में परफेक्ट हो कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वयं स्वीकारता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ, अर्थात तुमने मुझे जो पिता का दर्जा दिया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। ये किसने बोला, गांधी जी ने बोला है पत्र के माध्यम से। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है, अर्थात जो एक अच्छा पिता होता है वह अपने से भी अच्छे पुत्र को जन्म देता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया उसमें वृद्धि करे।
अर्थात जो पिताजी ने अब तक किया है, काम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसे आगे बढ़ाए और उसमें वृद्धि लाए। पिता सत्यवादी, सत्यवादी जो हमेशा सत्य बोलता हो, दृढ़ अर्थात मजबूत, दयामय यानी दया करने वाला हो तो स्वयं उसमें ये गुण विशेष से धारण करें। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है, तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम के भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। निरादर अर्थात अपमान करना। यहाँ पर हिरण्यकश्यप जो है वो आपने अगर विष्णु पुराण पढ़ा होगा तो उसमें एक ऐसा कांड दिया गया है कि जब हिरण्यकश्यप जो है वह अपने पुत्र प्रहलाद को आग में जलाने की प्रयास करता है, क्योंकि उनका जो बेटा है प्रहलाद वो विष्णु भगवान का परम भक्त बन जाता है, तो इसी कारण वो उसे मारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान स्वयं प्रकट होकर प्रहलाद की जान को बचा लेते हैं। अर्थात जिस तरह प्रहलाद ने इतना कुछ करने के बावजूद भी अपने पिता का अपमान नहीं किया, लेकिन तुम ऐसा मत करना, जब मैं कुछ गलत करूं तो तुम मेरा निरादर करना, मुझे रोकना। तुम्हारी यह सब बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घायु अर्थात लंबी आयु दे, और तुम्हारा उपयोग हिंद के उन्नति के लिए हो, यह मेरी कामना है। हिंद अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। प्रचारक अर्थात जो बात को यहाँ वहाँ प्रचार करें। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़े। अभी तो मैं रमता राम हूँ। रमता राम यानी कि फक्कड़, एक स्थान पर न टिकने वाला। 2-1 दिन में दिल्ली जाऊंगा, विशेष तो जब आओगे तब। सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं, अर्थात बहुत तुमसे मिलने की सबकी इच्छा है। बापू के आशीर्वाद। इस तरह से इनका ही पत्र समाप्त होता है। बाद में बाबू के उद्गार यानी भले विचार या भाव। बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश ही नहीं किया, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। ये बापू जी के विचार थे। जब उन्होंने विनोबा जी का पत्र पढ़ा तो उनके मन में ये विचार उठे, तो उन्होंने लिखा है इस तरह से। इस तरह से अतीत के पत्र का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा और काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।